आज के इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन। तो इस चैप्टर के लिए ही हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। इससे पहले के 7 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं और अब हम अपने चैप्टर की एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि हम लगभग अपना सारा चैप्टर कवर कर चुके हैं, अब बस रहती है तो उसकी एंडिंग रहती है। ओके, तो शायद इस लेक्चर के बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो आज के इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम अबू सलाबिक के एक छोटे से नगर के बारे में। आप पिछले के लेक्चर्स में बहुत सारी बातें जान चुके हैं। लेखन कला क्या होती है, शहरी जीवन क्या होता है, शहरी जीवन का महत्व क्या होता है, लेखन कला और शहरी जीवन किस तरह एक दूसरे से संबंधित है। फिर हमने मेसोपोटामिया के नगरों के उदाहरण लिए, जैसे कि उरूक नगर, उर नगर, मारी नगर। ये तीनों ही नगर बहुत ही बड़े थे और इनके द्वारा हमने बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। अब एक छोटे से नगर के बारे में और जान लेते हैं जिसका नाम है अबू सलाबिक। एक छोटा सा नगर अबू सलाबिक, उसके बारे में हम जानते हुए अपनी इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मैं एनसीईआरटी को पढ़ूंगा, आप ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही प्यार के साथ सुनिएगा। ओके। आज मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनक पहले के उत्खनकों की तुलना में बहुत अधिक कुशल हैं। उनके कार्य की यथार्थता एवं परिशुद्धता और अभिलेखन का स्तर बहुत ऊंचा है। सबसे पहले तो उत्खनक क्या होते हैं? उत्खनक यानी कि जब हमारा कोई पुरास्थल दब जाता है। देखिए, अब मेसोपोटामिया के नगर है, आज से 3000 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000, 7000 साल पहले के नगर हैं। तो वो क्या होते हैं, समय के साथ-साथ उनके ऊपर मिट्टी की परत जमती रहती है और वो दब जाते हैं मिट्टी के अंदर और उनके टीले बन जाते हैं। मिट्टी के टीले आपने सुने होंगे। तो अब उस मिट्टी को हटाना पड़ता है, यानी कि ज़मीन को खोदना पड़ता है और फिर हमें कोई किसी नगर के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो जो उनको खोदते हैं, उन मिट्टी के टीलों को खोदते हैं, उनको हम उत्खनक कहते हैं। ओके, और पुरास्थल क्या होता है? कोई प्राचीन नगर, जो प्राचीन नगर जो होता है उसको हम पुरास्थल कहते हैं, जहाँ पे हमें पहले के समय के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, उसको हम पुरास्थल कहते हैं। ओके, जैसे कि भारत में हड़प्पा का पुरास्थल कौन सा है? धोलावीरा हो गया। ओके, तो इस तरह जहाँ पर हमें प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं उसको हम पुरास्थल कहते हैं। और जब ये पुरास्थल टाइम के साथ साथ मिट्टी में दबते चले जाते हैं तो उस मिट्टी को हटाना पड़ता है, खोदना पड़ता है। और ऐसे लोग जो इस कार्य में संलग्न होते हैं, मिट्टी को हटाते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, ध्यान से इस कार्य को करते हैं, उनको हम उत्खनक कहते हैं। तो ये लाइन कहती है कि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनक पहले की तुलना में अधिक कुशल, यानी कि बहुत ही परफेक्ट हो गए हैं। अब टाइम के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारी नॉलेज बढ़ रही है, तो पहले के जो उत्खनक थे वो आज के उत्खनकों जो आज के उत्खनक है वो पहले के उत्खनकों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कुशल हैं, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैं। उनके कार्य की यथार्थता एवं परिशुद्धता और अभिलेखन का स्तर बहुत ऊंचा है। उनके कार्य की यथार्थता यानी कि जो वो अपनी रिपोर्ट देते हैं वो बिल्कुल सही होती है। परिशुद्धता, बहुत ही सावधानी से अपने कार्य को करते हैं और अभिलेखन का स्तर बहुत ही ऊंचा है, यानी कि वो अपना कार्य पूरी तरह से जो रिपोर्ट देते हैं, खनन का कार्य जो करते हैं, खोदते हैं, वो सब कुछ ऊंचे स्तर का है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से वो कार्य करते हैं। ठीक है, इसलिए अब उस तरह के बड़े-बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती जैसे उर नगर में की गई थी। अब क्या है, ये लाइन थोड़ी अटपटी सी लगी होगी, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि उर नगर एक बहुत बड़ा नगर था, उसकी खुदाई की गई, यानी कि एक बड़े नगर की खुदाई की गई। लेकिन अब के जो हमारे उत्खनक है, पुरातत्वविद हैं, खोदने वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो बड़े नगरों की खुदाई नहीं करते, वो छोटे नगरों की खुदाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा छोटे नगरों की खुदाई की जाएगी उतने ही ज़्यादा हमें फैक्ट पता लगेंगे। अब बड़े नगर की खुदाई करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन उतने ज़्यादा फैक्ट, उतनी ज़्यादा जानकारी, उतनी ज़्यादा नॉलेज हमें नहीं मिलेगी बड़े नगरों की खुदाई करने से। ठीक है ना? तो इसलिए छोटे नगरों की खुदाई की जाती है ताकि टाइम कम लगे, पैसा कम लगे, लेकिन नॉलेज और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राप्त हो। ओके, और जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसमें खर्चा भी बहुत आता है। तो इसीलिए जो आज के पुरातत्वविद हैं वो इतने अमीर भी नहीं हैं कि बहुत सारा पैसा लगा के बहुत सारे उत्खनकों को काम पे लगा सके, बहुत सारे लोगों को काम पे लगा सके, खोदने के काम पे लगा सके। इतने ज़्यादा हमारे पुरातत्वविदों के पास पैसे भी नहीं हैं। तो कम पैसे में
कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको छोटे छोटे नगरों की खुदाई करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा नगर होंगे उतने ज़्यादा फैक्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये था थोड़ा कि कैसे खुदाई की जाती है, कैसे पुरातत्वविद जानकारी को बढ़ा रहे हैं और किस तरह कार्य करने का तरीका हमेशा से बदलता रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अबू सलाबिक की ओर। इस संबंध में अबू सलाबिक नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरण ले। बहुत ही छोटा कस्बा है यह कस्बा। 2500 ईस्वी पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर ज़मीन पर बसा हुआ था और इसकी आबादी 10,000 से भी कम थी। इसकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतहों को सर्वप्रथम खरोच कर निकाला गया। इस प्रक्रिया में टीले की ऊपरी सतह को किसी बेलचे, फावड़े या अन्य औजार के धारदार चौड़े सिर से कुछ मिलीमीटर तक खरोंचा गया। अब अबू सलाबिक की हम बात करने जा रहे हैं, तो अबू सलाबिक सिर्फ़ और सिर्फ 10 हेक्टेयर की ज़मीन पर फैला था और उरूक नगर कितनी पे फैला था? 400 हेक्टेयर की। ठीक है, कितना ज़्यादा फ़र्क है इनमें। तो अबू सलाबिक 10 हेक्टेयर की ज़मीन पर फैला था और इसकी जनसंख्या कितनी थी? 10,000। ओके, और इसकी जो खुदाई की गई, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी पुरास्थल होगा तो वो टीले का रूप ले लेते हैं, उसके ऊपर मिट्टी दर मिट्टी की परत चढ़ती चली जाती है। अब जब उसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ गई तो उसको खरोंचना पड़ेगा, मिट्टी को हटाना पड़ेगा। तो किसी औजार के साथ, बेलचे, फावड़े, तो इन सारे औजारों के ज़रिए बहुत ही सावधानीपूर्वक से जो दीवार है उसकी, अबू सलाबिक की, उनको क्या किया गया? खरोंच के निकाला गया। अब मान लीजिए ज़ोर से करेंगे काम, जल्दी-जल्दी में करेंगे, बहुत ही तेज़ी से काम करेंगे तो क्या होगा? जो अबू सलाबिक की जो बची-कुची दीवारें हैं वो भी टूट जाएँगी। इसलिए बहुत ही सावधानी से खरोंच-खरोंच के बहुत ही प्यार से काम करना पड़ता है। ओके? कुछ मिलीमीटर तक खरोंचा गया। मिलीमीटर आपको पता है कितना छोटा होता है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 100वां भाग होता है आपका मिलीमीटर। तो आप देख सकते हैं, 100वां नहीं, सॉरी, 10वां भाग होता है। तो 1 सेंटीमीटर आपको पता है कितना छोटा होता है, फिर उसका भी 10वां भाग। तो बहुत ही सावधानी से बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके खरोंच के निकाला गया अबू सलाबिक की दीवारों को। ज़ोर से करते तो दीवार टूट जाती, क्योंकि बहुत ही नाज़ुक अवस्था में हमें मिलते हैं। बहुत ही सावधानीपूर्वक ये सारा काम करना पड़ता है। कोई ईज़ी काम नहीं होता इस तरह चीज़ों को ढूँढना। ओके? नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई और पुरातत्वविदों ने भिन्न-भिन्न रंगों, उनके बनावट तथा ईंटों की दीवारों की स्थिति तथा गड्ढों तथा अन्य पौधों और पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए टनों मिट्टी की छानबीन। अब क्या, जब खुदाई की गई तो मिट्टी तब भी नम थी, गीली मिट्टी थी, अंदर की मिट्टी। ठीक है, और पुरातत्वविदों ने बहुत सारी मिट्टी की छानबीन की ताकि वो ये पता लगा सके कि उस वक्त किस तरह के पौधे उगते थे, किस तरह के वहाँ पर जानवर थे, किस तरह की वहाँ पर वनस्पति थी। इन सारी बातों को, मिट्टी कैसी होती थी, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी होती थी, मिट्टी का रंग, सारी चीज़ों को जानने की कोशिश की और उन्होंने मिट्टी की पूरी तरह से छानबीन की। ओके? जिन थोड़े से घरों की खोज की गई उन्हें खोद कर निकाला गया। पुरातत्वविदों ने पशुओं की अनेक प्रजातियों का पता लगाया। उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डियाँ मिली जो बुहार कर बाहर गलियों में डाल दी गई थी। अब क्या है, जो कुछ एक घर हमारे पुरातत्वविदों को मिले हैं, उन्होंने उनको खोद कर निकाला, जानवरों की बहुत सारी प्रजातियों का पता लगाया और उन्हें मछलियों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो जितनी भी मछलियां हैं उनको बुहार कर, उन सारी हड्डियों को घरों से बुहार कर यानी कि झाड़ू लगाना। तो झाड़ू लगाकर उन सारी हड्डियों को लोग खाते होंगे, मछली। तो अब क्योंकि नदी के किनारे हैं, नदी में मछलियाँ होती है तो लोग मछलियाँ खाते थे। तो मछलियाँ खाकर जो उनकी हड्डी बची कुची होती थी उनको बुहार कर गलियों में फेंक देते थे। तो हमारे पुरातत्वविदों को ये अवशेष मिले, आपको बताया जा रहा है। ओके? वहाँ गोबर के उपलों के जले हुए ईंधन में से निकले हुए पौधों के बीज और रेशे मिले हैं। इससे इस स्थान पर रसोई घर होने का पता चलता है। घरों में रहने के कमरे कौन से थे यह जानने के संकेत बहुत कम मिले हैं। वहाँ की गलियों में सुअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए, जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों ने निष्कर्ष निकाला है कि अन्य किसी भी मेसोपोटामियाई नगर की तरह यहाँ भी सुअर छुट्टे घूमा करते थे। वस्तुतः एक घर में तो आंगन के नीचे जहाँ किसी मृतक को दफनाया गया था, सूअर की कुछ हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सूअर का कुछ मांस रखा गया होगा। तब क्या है, जो हमारे पुरातत्वविद हैं उनको गोबर के उपले, है ना, गोबर के उपले, जब गोबर के उपलों का यूज़ किस लिए किया जाता है?
एज ए फ्यूल, एक ईंधन के तौर पर गोबर के उपलों का यूज़ किया जाता है और गोबर गोबर के उपलों को जलाया जाता है और फिर उस पर खाना पकाया जाता है। आपने गांव में देखा होगा चूल्हे वगैरह। तो पुरातत्वविदों को गोबर के उपले, क्योंकि तब तो जल गए थे, अब यूं के यूं तो नहीं मिले, जले हुए अवशेष मिले हैं। अब आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो राख से भी पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी चीज़ रही होगी और ये चीज़ आज से कितनी साल पुरानी है, राख से भी। तो कितनी ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी विकसित है। तो पुरातत्वविदों को कुछ गोबर के उपलों के अवशेष मिले हैं और उसके आसपास अनाज के भी दाने मिले हैं, अनाज के दाने पके हुए मिले हैं। तो इससे क्या पता लगता है, एक जगह पर गोबर के उपले, अनाज के दाने, तो इससे एक बात क्लियर होती है कि यहाँ पर लोग अपना खाना पकाते थे, यानी कि वह रसोई घर था। तो इस तरह अंदाजे लगाते हैं हमारे पुरातत्वविद, रिलेट करते हैं आज आज की चीज़ों को पास्ट की चीज़ों से। ठीक है, तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। उसके बाद हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि लोग इन कमरों में रहते थे, ये कुछ स्पेशल कमरे होते थे, यहाँ पर रहते थे, घर में आंगन होता था। इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल हमको नहीं मिली। एक डिटेल हमको ये भी मिली है कि जो अबू सलाबिक नगर था उसमें सूअर के दांत मिले हैं, सूअरों के दांत मिले हैं, बहुत सारे मिले हैं, गलियों में मिले हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि वहाँ पर सूअर सूअर खुले घुमा करते थे, छुट्टे घुमा करते थे, आवारा। जैसे हमारे आवारा कुत्ते होते हैं, तो इसलिए सूअर भी आवारा थे, वैसे ही घुमा करते थे। और मेसोपोटामिया के हर एक नगर में सूअर ऐसे ही घुमा करते थे, बिल्कुल छुट्टे। तो अबू सलाबिक में भी बहुत सारे सूअरों के दांत मिले हैं, जिसके कारण हमें ये डिटेल पता लगती है। और एक जगह तो हमें एक शव के साथ, एक कंकाल के साथ सूअर का भी कंकाल मिला है, यानी कि लोगों ने उस कंकाल के साथ सूअर को भी दफना दिया था, ताकि अगले जन्म में वो आदमी सूअर को खा सके, मांस के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सके। जो लोग थे वो किस में विश्वास करते थे, आफ्टर लाइफ में, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो इसीलिए उन्होंने आदमी के साथ सूअर को भी दफना दिया था कि भी अगले जन्म में इसको खाने के लिए सूअर का मांस मिल जाएगा। ओके, आगे है, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सूअर का मांस रखा गया था। पुरातत्वविदों ने कमरों के फर्श का करके बारीकी से अध्ययन यह जानने के लिए किया कि घर में कौन से कमरों पर पोपलार के लट्ठों, खजूर की पत्तियों और घास फूस की छतें होती थी और कौन से कमरे बिना छत के खुले आकाश के नीचे होते थे। तो पुरातत्वविदों ने ये बात भी पता लगाई कि लोग कौन से कमरों की छत बनाते थे। अबू सलाबिक में घरों की छत पोपलार की लकड़ी से, पोपलार की लकड़ी, पोपलार एक बहुत ही लंबा वृक्ष होता है। पोपलार की लकड़ी से, घास फूस से, घरों का कौन सा कमरा छतों से बनाया जाता था, पोपलार की लकड़ी वगैरह का यूज़ करके कौन से कमरे की छत बनाई जाती थी और कौन से कमरे खुले होते थे, जिनकी छत नहीं होती थी, सीधा आकाश होता था। तो ये बहुत सारी बातें जानने की कोशिश की। ये बहुत ही छोटा सा विवरण था आपके लिए, आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारी लेखन संस्कृति में शहरों का महत्व। तो हम बिल्कुल अपने चैप्टर की एंडिंग की तरफ जा रहे हैं कि मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों का क्या महत्व था। शहरों के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एंडिंग है और एंडिंग में आपको कहानी बताई गई है गिलगेमिस के बारे में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात पहले के लेक्चर्स में कर चुके हैं, है ना। आपको याद होगी, मैं सोचता हूँ। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे। वहाँ अनेक समुदाय और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। अब क्या है, शहर बस गया, किसी दूसरे राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया तो वो शहर नष्ट हो गया। तो इस प्रकार लोग बहुत ही प्यार करते थे अपने शहरों से, अपने जहाँ पे वो रहते थे, अपने इलाकों से। तो जब कोई हमला होता, युद्ध होता और वो हार जाते, तो अपने काव्यों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, कविताओं के जरिए अपनी बातों को याद किया करते। तो ऐसी एक कहानी आपको नीचे दी गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और उसके साथ साथ ईजी कहानी भी है। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगेमिस महाकाव्य के अंत में मिलता है। मर्मस्पर्शी मतलब हमारे दिल को छू जाने वाला। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था।
इसकी भाषा कौन-सी थी? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको बता रखी है पिछले लेक्चर्स में, बहुत ही मज़ा आया था ये इस चीज़ पर रिसर्च करते हुए मुझे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि गिलगामेश महाकाव्य की भाषा कौन-सी थी? और यहाँ पे आपको बुक में दिया गया है कि 12 पट्टिकाओं पर ये महाकाव्य लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलगामेश ने एनमार्कर के कुछ समय बाद उरूक नगर पर शासन किया। तो पहला शासक कौन था उरूक का? एनमार्कर। और उसके बाद कौन बना? गिलगामेश। तो गिलगामेश के नाम पर ही इस महाकाव्य का नाम गिलगामेश रखा गया। ठीक है। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। इससे दुखी होकर वह अमरत्व की खोज में निकल पड़ा। उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हार कर गिलगामेश अपने नगर उरूक लौट गया। वहाँ जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चार दीवारी की आसपास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तब उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिसने जिनसे उसकी नींव डाली गई थी। वह भाव विभोर हो उठा। इस प्रकार उरूकनगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरता और साहस भरी कथा का अंत हो गया। तो कहानी क्या है? जो हमारे गिलगामेश राजा थे, वो बहुत ही महान योद्धा थे, बहुत ही साहसी थे, बहुत ही निडर थे। और वो अपने एक सेनापति से क्या करते थे, उनका लगाव था सेनापति से। अब एक दिन क्या होता है, उनका सेनापति मर जाता है, तो उनसे उनको गहरा झटका लगता है। जब आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई प्यारा मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको भी झटका लगता है। आपका जीवन से क्या हो जाता है, मोह टूट जाता है। आप सोचते हैं कि अब क्या बचा है। तो इसी तरह गिलगामेश को भी हुआ, उसका जीवन से मोह टूट गया और वो चाहता था अमरत्व की खोज करना। कि कहते हैं ना, मोक्ष मिल गया, तो वो मोक्ष की चाह करता था, अमरत्व की चाह करता था कि मैं इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाऊं और मुझे कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे मैं मृत्यु से बच सकूं। तो इस खोज के लिए वो बहुत ही जगह गया कि उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, सागरों महासागरों को पार किया, अनेक महाद्वीपों में गया, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और फिर लौटकर, हार कर, निराश होकर वो अपने उरूक नगर में वापस लौट आता है और फिर अपने महल में क्या करता है, चहलकदमी कर रहा होता है, सैर कर रहा होता है, इवनिंग वॉक पे होता है। तो एकदम उसकी नज़र उन ईंटों पे पड़ती है जिन ईंटों से उसके शहर की नींव डाली गई थी। शुरुआती दौर पे जब उरूक नगर के जो शहर था उसकी नींव डाली गई थी, नींव में उन ईंटों का यूज़ किया गया था। तो उन ईंटों पर उसकी नज़र पड़ती है और वो फिर क्या हो जाता है, बहुत ही इमोशनल हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। और वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मुझे अमरत्व नहीं मिला, लेकिन मुझे इस बात की तो खुशी है, मैंने अपनी प्रजा को खुश रखा, मैंने उरूक नगर की स्थापना की और मेरी आने वाली जनरेशन, मेरी आने वाली पीढ़ी इस बड़े नगर का आनंद उठाएगी, मुझे इसी से खुशी है, अमरत्व का मुझे कुछ नहीं करना। तो इस तरह जो ये गिलगामेश महाकाव्य था, वो इतना साहसिक कार्य को वर्णन करता था, यानी कि जो योद्धा थे, जो राजा थे, उनके बारे में हमें बताता था। और अंत में आकर वो कहाँ ख़त्म हो जाता है, इस ईंटों पर आकर ख़त्म हो जाते हैं, चारदीवारी पर आकर ख़त्म हो जाता है। तो गिलगामेश महाकाव्य की ये आखिरी कहानी थी, गिलगामेश राजा के बारे में। ठीक है? तो बहुत ही अच्छी। तो इससे क्या पता लगता है कि राजा अपने नगर से, अपने शहर से, अपने राज्य से बहुत ही प्यार करता था कि उन ईंटों को देखकर ही वो इमोशनल हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। ठीक है? तो मेसोपोटामिया के लोग अपने शहरों का बहुत ही आदर करते थे, उनको बहुत ही महत्व देते थे। ओके? समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, लेखन कला की देन। अब देखिए, मैंने आपको फोकस पॉइंट में बताया था कि हम इसमें शहर और लेखन कला के बारे में ही जानने वाले हैं। हमने शुरुआत भी शहरों और लेखन कला से की थी और अब इसकी एंडिंग भी लेखन कला और शहरों से ही कर रहे हैं। ओके, लेखन कला की देन। अब लेखन कला ने हमें क्या क्या दिया है उसका हम जिक्र करने वाले हैं। हालांकि मर्मस्पर्शी कहानी, किस्सों और तरह तरह के वर्णन को तो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की ज़रूरत पड़ती है ताकि विद्वान को आगे आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़ सकें। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन है उसकी काल गणना और गणित की विद्वत्तापूर्ण परंपरा।
अब क्या है, आप कहानी किस्सों को तो एक दूसरे से बताकर जनरेशन टू जनरेशन पास कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स को, विज्ञान को, साइंस को जीवित रखना है तो उसके लिए आपको उनको लिखना पड़ेगा ताकि आगे आने वाले जो विद्वान लोग हैं, पीढ़ी है, उसको पढ़ सकें। और मेसोपोटामिया की हमारी हमारी पूरी दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन कौन सी है? तो काल गणना और गणित। काल गणना क्या होती है? समय की गणना करना। काल क्या होता है? समय। तो समय की गणना करना। कौन से समय की? अब जैसे हमारे यहाँ पे महीने हैं, सप्ताह होते हैं, वीक होते हैं और साल होते हैं, तो ये इसका डिवीज़न, इस सभी चीज़ों के बारे में मेसोपोटामिया ने सबसे पहले खोज की थी, ठीक है। और जो गणित है, गणित भी मेसोपोटामिया से ही निकला था, बहुत ही आरंभिक काल से। ओके, क्योंकि सबसे पहला शहर वही था, सबसे पहले लोगों ने वहीं पर बसना स्टार्ट किया, लोगों ने व्यापार वहीं पर करना शुरू किया। व्यापार होगा तो आप देखिए मैथ तो लगेगा ही, तो मैथ का भी विकास वहीं पर हुआ, गणित का भी विकास वहीं पर हुआ और काल गणना का विकास भी मेसोपोटामिया में ही हुआ। ओके, तो 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं हमें, जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, गुणा भाग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न तालिकाएं, यानी कि टेबल, आप 2 की टेबल पढ़ते हैं, 3 की टेबल पढ़ते हैं, ये वाली टेबल। ओके, वर्ग तथा वर्गमूल, वर्ग क्या होता है? स्क्वायर, और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने मैथ हिंदी इंग्लिश में पढ़ा होगा, तो मैं इंग्लिश में इसलिए आपको बता रहा हूँ, हिंदी में पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। कि सारणियाँ दी गई हैं, सारणियाँ भी क्या होती है? टेबल, ठीक है। उनमें 2 का वर्गमूल इस तरह दिया गया, तो जो 2 का स्क्वायर रूट होता है उसको इस तरह से वहाँ पर मेसोपोटामिया की जो पट्टिकाएं हैं उस पर 2 का स्क्वायर रूट इस तरह से दिया गया है। और इसका अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ये आएगा 1.4142। इसको सोल्व करेंगे और इसका जो हम आज आंसर लेते हैं वो क्या है? 1.41 है। 2 डिजिट को हम कन्वे करते हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है। तो बिल्कुल सेम आंसर है, बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफरेंस है आखिरी के अक्षरों में, लेकिन वैसे वैसे बिल्कुल मिलता जुलता इसका आंसर उन्होंने निकाल रखा है। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने पड़ते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना इतना है तो और वह 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा है तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। तो इस तरह के सवाल आप आज भी सॉल्व करते हैं कि एक क्रॉप फील्ड है, उसमें इतना 1 अंगुल यानी कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पानी भरा हुआ है, तो पूरे पानी की डेंसिटी, पूरे पानी की वॉल्यूम बताओ कितनी है। तो इस तरह के आप आज भी सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत से ही मेसोपोटामिया के लोग इस तरह के सवालों को हल करते हुए आए हैं। तो ये तो थी गणित की देन कि हमने जाना कि इतना इतना गणित का वहाँ पे विकास हुआ। अब जानते हैं कि काल गणना यानी कि समय का विभाजन किस तरह मेसोपोटामिया के लोगों ने किया। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, 1 दिन का 24 घंटों में विभाजन और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अचेतन हिस्सा है, मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें मिलता है। पूरे विश्व में इस तरह की चीज़ें अपनाई गई है। क्या? काल गणना की जो ये आज हम यूज़ कर रहे हैं वो सब मेसोपोटामिया ने हमें दिया है। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया, वहाँ से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर मध्य युगीन यूरोप में पहुंचा। ये सब कैसे हुआ, विषय साथ में देखिए। तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई कि किस तरह साल होने चाहिए, साल में महीने, महीनों में क्या, सप्ताह, सप्ताह में दिन, दिन में घंटे, घंटे में मिनट, मिनट में सेकंड। तो ये जितना भी विभाजन है मेसोपोटामिया में हुआ। उसके बाद अलग अलग राजा आए, फिर सिकंदर के द्वारा ये पूरे अम, विश्व में फैल गया, रोम में फैला, रोम से फिर आपके इस्लाम में फैला। रोम के बारे में, इस्लाम के बारे में अगले 2 चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पूरे यूरोप में और यूरोप के बाद पूरे विश्व में फैल गया। ये सब कैसे हुआ आप चैप्टर नंबर 7 रीड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि मेसोपोटामिया ने हमें जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा टाइम डिवीज़न, ये सब मेसोपोटामिया ने हमें दिया है। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता। आज जो हम कहते हैं ना इतने दिन आज चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, तो मेसोपोटामिया के लोग भी हिसाब रख लेते थे इन चीज़ों का, पहले ही बता देते थे कि कब चंद्र ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। तो वो भी बहुत डेवलप थे। इस प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नज़र रखते उनका हिसाब रखा जाता था। ओके,
मेसोपोटामिया को इन मेसोपोटामिया वासियों की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन कला और विद्यालयों जैसी संस्थाओं का अभाव होता, जहां विद्यार्थीगण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते, उनकी नकल करते और जहां छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता जो अपने पूर्वजों को बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। ये सारी चीज़ें तब तक संभव नहीं होती जब तक लेखन कला का विकास नहीं होता, लेखन कला को पट्टिकाओं पर नहीं उतारा जाता और इन चीज़ों को पट्टिकाओं पर नहीं उतारा जाता, विद्यार्थी उनको ना पढ़ते और ना पढ़ते ना फिर आगे पास करते, तो इस तरह इनका विकास नहीं होता। लेकिन मेसोपोटामिया ने इन चीज़ों को लिखा, पट्टिकाओं पर लिखा, आगे आने वाले लोगों ने इनको पढ़ा, अपनाया और फैलाया। ठीक है? तो इस तरह हमें बहुत सारी चीज़ें मेसोपोटामिया से मिलती है। यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे। अंत में हमें उन दो प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए जिनके द्वारा अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। आगे दो कॉलम आपके आते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेसोपोटामिया के लोगों में आज जो हम कर रहे हैं इतनी बुद्धि नहीं थी। नहीं, बेशक हमसे ज़्यादा रही हो, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट, क्योंकि शुरुआत ही उन लोगों ने की थी, पुरुषार्थ उन्होंने दिखाया था। दे वर द फर्स्ट। ओके, तो हमें उनके प्रति आदर रखना चाहिए क्योंकि वो हमारे पूर्वज थे। तो आगे दो कॉलम आपको दिए गए हैं बुक में, इनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि आधे घंटे का आपका लेक्चर हो गया है। आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। अगर इससे कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।